हेलो एवरीवन, दिस इज़ पूजा शर्मा फ्रॉम पूजा शर्मा क्लासेज। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपके माता पिता भी स्वस्थ होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे यूपी टेट 2021 का पेपर है जो 28 नवंबर 2021 को हुआ था, जो कि परीक्षा है निरस्त हो गई थी। निरस्त परीक्षा का पेपर है और यह निरस्त किस वजह से हुई थी, तो पेपर क्या हो गया था, लीक हो गया था। पेपर यह लीक हो गया था, इस कारण से परीक्षा है निरस्त कर दी गई थी। फिर इसके बाद निरस्त परीक्षा के बाद पुनर्परीक्षा कराई गई, तो वह 28 जनवरी 2022 को लास्ट ईयर आपका जो एग्ज़ाम हुआ था यूपी टेट का, वह कराया गया था। तो चलिए, हमने यूपी टेट में सभी सीडीपी के पार्ट को डिस्कस कर लिया है, यानी कि आपके जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं हमने सभी में सीडीपी के पार्ट को कंप्लीट कर लिया है। आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप वहां से देख सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे ईबीएस को। ईबीएस में हमने 23 जनवरी 2022 वाला जो लास्ट ईयर एग्जाम हुआ था, जो पुनर्परीक्षा हुई थी, री एग्जाम हुआ था, उसको हमने डिस्कस कर लिया है। और आज हम डिस्कस कर रहे हैं 28 नवंबर 2021 का ईबीएस का पेपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो का भी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आता है आपका, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज निम्न में कहाँ स्थित है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है निम्न में कहाँ स्थित है, तो अंटार्कटिका में, एशिया में, ऑस्ट्रेलिया में या उत्तरी अमेरिका में। तो आपको बताना है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ पर स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है वह स्थित है। यह सबसे प्रमुख पर्वतमाला है। ऑस्ट्रेलिया की क्या है, प्रमुख पर्वतमाला है। प्रमुख पर्वतमाला है ऑस्ट्रेलिया की। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, दक्षिण पूर्वी यूरोप के शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को कहा जाता है। दक्षिण पूर्वी यूरोप के शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को कहा जाता है टैंगा, टुंड्रा या मीडोस या स्टोपीज। क्या कहा जाता है, दक्षिण पूर्वी यूरोप के शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को स्टोपीज कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टोपीज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी निम्न में कौन सी है। दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट कोटोपैक्सी, माउंटेन एंटना या माउंटेन एकांगुहा या माउंटेन किलिमंजारो। आपको बतानी है कि दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3, माउंट एकांक गुहा। कौन सी है, माउंट एकांक गुहा है। यह दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, निम्नलिखित में किस में क्लोरोफिल पाया जाता है। यानी कि निम्नलिखित में किस में क्लोरोफिल पाया जाता है, यूग्लिना में, हाइड्रा में या जेलीफिश में या साइकान में। आपको बताना है कि क्लोरोफिल किस में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 1, यूग्लिना में। यूग्लिना में क्या होता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 5 है, उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी है। उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी है मोर, गौरैया, सारस क्रेन या तोता। तो उत्तर प्रदेश का जो राष्ट्रीय पक्षी है वह कौन है, आपको बताना है। तो मोर है। कौन है, मोर है राष्ट्रीय पक्षी। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आपको पता होना चाहिए कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम यह कब से लागू किया गया था, 1972 से यह वनों की सुरक्षा के लिए यह लागू किया गया था। निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन रक्त में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करता है। तो पैराथार्मोन या थायरोक्सिन या प्रोलैक्टिन या फिर सोमैट्रोपिन। तो आपको बताना है कि हार्मोन कौन सा है जो कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 1, पैराथार्मोन। कौन सा है, पैराथार्मोन है वह रक्त में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करता है। क्वेश्चन नंबर 7 आता है आपका, ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है। ओजोन की परत की जो मोटाई होती है वह किससे मापते हैं,
किलोमीटर में, डावसन इकाई में, फैदम में या प्रकाश वर्ष में? तो इसका राइट आंसर हो जाता है डावसन इकाई से मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नाइट्रोजन स्थिरता करने वाले जीवाणु जड़ों में उपस्थित होते हैं, गेहूं की, धान की, दलहन की या उपरोक्त सभी की? क्वेश्चन नंबर 8 का आपको राइट आंसर बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3 दलहन की। नाइट्रोजन स्थिरता करने वाले जीवाणु जड़ों में उपस्थित होते हैं, किसकी जड़ों में उपस्थित होते हैं? तो दलहन की जड़ों में यह उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, निम्नलिखित में कौन सा खाने योग्य कवक है? निम्नलिखित में कौन सा खाने योग्य कवक है? तो एगेरिकस या पक्सीनिया, म्यूकर या राइजोपस? तो इसका राइट आंसर हो जाता है क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाता है एगेरिकस। ऑप्शन नंबर 1 एगेरिकस है, यह खाने योग्य कवक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, मैंग्रोव पौधे पाए जाते हैं हिमालय में, समुद्र वन में, रेगिस्तान में या वर्षा वन में? कहाँ पर पाए जाते हैं मैंग्रोव वन? आपको बताना है मैंग्रोव वन कहाँ पर पाए जाते हैं। तो मैंग्रोव वन है सुंदरवन में पाए जाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2, कहाँ पर पाए जाते हैं? सुंदरवन में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, आवृतबीजी पौधों में निम्नलिखित में कौन सी संरचना त्रिगुणित है? निम्नलिखित में कौन सी संरचना त्रिगुणित है? तो मूलांकुर, बीजपत्र, प्रांकुर या भ्रूणपोष? तो आपको क्वेश्चन नंबर 11 का आपको राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 4 भ्रूणपोष। भ्रूणपोष इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 आता है आपका, निम्नलिखित में से किस कुल में भित्ति लग्न बीजांडन्यास पाया जाता है? तो ब्रेसिकेसी में, मालवेसी में, स्टेरसो में या सोलेनेसो में? तो आपको बताना है कि भित्ति लग्न बीजांड न्यास पाया जाता है, कहाँ पर पाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाता है ब्रेसिकेसी में। किस में पाया जाता है? ब्रेसिकेसी में यह पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 आता है आपका, अनोक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद है। अनोक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद है तो ग्लूकोज, एथिल अल्कोहल, मैलिक एसिड या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें हम किसी भी ऑप्शन पर टिक नहीं लगाएंगे क्योंकि इस पर सभी को शायद समान अंक मिलता है, लेकिन आंसर की है वह जारी नहीं हो पाई है, यानी कि पेपर क्या हो गया था, निरस्त हो गया था। उसकी वजह से इसमें इसका कोई भी राइट आंसर नहीं है ऑप्शन चारों में। तो आपको क्या मिलेगा, इस पर सभी को समान अंक मिलता, लेकिन क्या किया जाए, पेपर है वह निरस्त हो गया था क्योंकि फिर उसके बाद पुनर्परीक्षा हुई थी 23 जनवरी 2022 को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 14 आता है आपका, 1906 में मुंबई में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? 1906 में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? आत्माराम पांडुरंग ने, D.K. कर्वे ने, महादेव गोविंद रानाडे ने या केशव चंद्र सेन ने? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी D.K. कर्वे ने। D.K. कर्वे ने भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना 1906 में की थी, D.K. कर्वे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर आपका 15 आता है कि पुरी की प्रसिद्ध रथ यात्रा संबंधित है। पुरी की प्रसिद्ध रथ यात्रा किससे संबंधित है? भगवान राम से, भगवान विष्णु से या भगवान शिव से या भगवान जगन्नाथ से? तो आपको बतानी है पुरी की प्रसिद्ध यात्रा किससे संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाता है भगवान जगन्नाथ से। पुरी की प्रसिद्ध रथ यात्रा संबंधित है भगवान जगन्नाथ से। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यह कहाँ पर है पुरी की रथ यात्रा? यानी कि उड़ीसा में, उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 16 आता है आपका, नासिक में कुंभ मेला किस नदी के तट पर लगता है? नासिक की बात करते हैं तो किस नदी पर कुंभ मेला लगता है? तो इसका आपको बताना है शिप्रा नदी पर, नर्मदा नदी पर, गोदावरी या ताप्ती नदी पर? तो किस नदी पर जो नासिक में कुंभ मेला लगता है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है गोदावरी नदी पर। कहाँ पर लगता है? गोदावरी नदी पर मेला लगता है। क्वेश्चन नंबर 17 आता है, संध्या क्या है? संध्या क्या था? एक भजन है, अखबार है या राजनीतिक दल है या धार्मिक संस्था है? तो संध्या क्या है? तो संध्या एक अखबार है। क्या है? इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2, संध्या क्या है? एक अखबार है, बांग्ला भाषा में होता है। कहाँ पर होता है? यह बंगाल में होता है
और बांग्ला भाषा में होता है। कहाँ पर? बांग्ला भाषा में होता है, बांग्ला भाषा में होता है। और यह कहाँ पर होता है? बंगाल में होता है। बांग्ला भाषा बंगाल में बोली जाती है। यहाँ तक बात क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, उत्तर प्रदेश राज्य विधान परिषद में कुल सदस्य संख्या कितनी है? उत्तर प्रदेश में जो आपकी विधानसभा परिषद है उसमें कुल कितने सदस्य होते हैं, यानी कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 100 होती है, 110, 80 या 104? आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश में राज्य विधान परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 1, 100 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं? 100 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, भारतीय ध्वज संहिता कब से प्रभावी हुई थी? भारतीय ध्वज संहिता कब से प्रभावी हुई थी? तो आपको बताना है 26 जनवरी 2001 से, 26 जनवरी 2002 से, 15 अगस्त 2001 से या 15 अगस्त 2002 से। आपको बताना है भारतीय ध्वज संहिता कब से प्रभावी हुई थी। क्वेश्चन नंबर 19 का आपको राइट आंसर बताना है कि भारतीय ध्वज संहिता कब से प्रभावी हुई थी। तो 26 जनवरी 2002 से। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर, आपको बताना है कि जो झंडा गीत है, झंडा ऊंचा रहे हमारा, इसकी रचना किसने की थी? झंडा ऊंचा रहे हमारा, इसकी जो रचना है, रचना किसने की थी? तो इसकी रचना की थी किसने? श्यामलाल प्रसाद गुप्ता ने। किसने की थी? श्यामलाल प्रसाद गुप्ता ने। श्यामलाल प्रसाद गुप्ता ने इसकी रचना की थी। किसकी? झंडा ऊंचा रहे हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, क्वेश्चन नंबर 20 है, जन गण मन की हिंदी संस्करण को भारतीय सभा ने भारत के राष्ट्रीय गान के रूप में कब अपनाया था? यानी कि जो राष्ट्रीय गान था वह कब अपनाया गया था? तो 24 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को, 15 अगस्त 1947 को, 26 नवंबर 1949 को। आपको बताना है जो राष्ट्रीय गान है वह कब अपनाया गया था? तो 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। कब? 24 जनवरी 1950 को यह अपनाया गया था। और यह किसने लिखा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। राष्ट्रीय गान को किसने लिखा था? तो यह रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। रविंद्रनाथ टैगोर ने यह लिखा था। और यह 52 सेकंड में गाया जाता है। यानी कि इसकी जो जो कम से कम अवधि कितनी है? 20 सेकंड है। वैसे यह संक्षिप्त में गाया जाए तो 52 सेकंड में यह गाया जाता है। यहाँ तक बात क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, 17वीं लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं वह कौन है? तो सुमित्रा महाजन है, ओम बिड़ला है या राजनाथ सिंह है या अमित शाह हैं? आपको बताना है कि 17वीं लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं कौन है? तो यह कौन है? इसका राइट आंसर हो जाता है ओम बिड़ला। कौन है 17वीं लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं? ओम बिड़ला हैं। यहाँ तक बात क्लियर। आर्टिकल 93 के अनुसार कहा गया है, आर्टिकल 93 के अनुसार क्या कहा गया है कि लोकसभा स्वयं ही अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुनेगी। आर्टिकल 93 में कहा गया है कि लोकसभा स्वयं ही अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुनेगी। यहाँ तक बात क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, भारत में अंतर्राज्य परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? भारत में जो अंतर्राज्यीय परिषद होती है उसका अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री होता है या केंद्रीय गृह मंत्री होता है? तो आपको बताना है कि अंतर्राज्यीय परिषद का जो अध्यक्ष होता है कौन होता है? इसका राइट आंसर हो जाता है प्रधानमंत्री। कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। आर्टिकल 263 में कहा गया है, आर्टिकल 263 में कहा गया है
कि इसके अंतर्गत केंद्र और राज्य के बीच में समन्वय स्थापित करने के लिए राष्ट्रपति एक अंतर्राज्य परिषद की स्थापना कर सकता है। आर्टिकल 263 में क्या कहा गया है कि इसके अंतर्गत केंद्र एवं राज्यों के बीच में समन्वय स्थापित करने के लिए राष्ट्रपति है वह एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कर सकता है। यहाँ तक बात क्लियर। क्वेश्चन नंबर आपका 23 आता है कि निम्नलिखित में से किसे अपने कर्तव्यों के पालन के लिए राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा। तो भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक, लोकसभा का अध्यक्ष, भारत का महान्यायवादी या भारत का प्रधानमंत्री। इसका राइट आंसर बताना है आपको। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3, भारत का महान्यायवादी। कौन होता है? भारत का महान्यायवादी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 24 है, वह जिला जहां गंगा नदी उत्तर प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है। वह जिला जहां गंगा नदी है उत्तर प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है। तो मेरठ में, बुलंदशहर में, मथुरा में या बिजनौर में। यानी कि जो गंगा नदी है किस जिले में, यानी कि उत्तर प्रदेश में यह प्रवेश करती है। तो आपको बताना है कि कौन सा जिला है वहाँ पर यह प्रवेश करती है। तो यह बिजनौर जिला है। बिजनौर जिला है, वहाँ पर सबसे पहले क्या करती है? सबसे पहले प्रवेश करती है। सबसे पहले प्रवेश करती है बिजनौर जिले में। सबसे पहले प्रवेश करती है बिजनौर जिले में। यहाँ तक बात क्लियर। और यह गंगा नदी है कहाँ से निकलती है? तो यह उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। यह उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। गंगोत्री ग्लेशियर से यह निकलती है। यहाँ तक बात क्लियर। गंगा नदी है यह उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और सबसे पहले उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रवेश करती है? तो बिजनौर जिले में यह प्रवेश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 25 है आपका, निम्नलिखित नदियों में कौन है यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है? यानी कि मैंने आपको नदियों के विषय में करा दिया है, कई बार बना है एग्जाम में क्वेश्चन कि कौन सी नदी है वह यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है। तो गंडक है, चंबल है, बेतवा है या कैन है। कौन सी नदी है वह यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 1, गंडक है वह यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, और यह कहाँ से निकलती है? तो यह उत्तराखंड के यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। यह कहाँ से निकलती है? उत्तराखंड के यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यहाँ तक बात क्लियर। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन होता है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 26 है आपका कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारत की जो सबसे ऊंची चोटी की बात करते हैं कौन सी है? तो इसका आपको आंसर बताना है। नंदा देवी है, K2 है या एटलस है या कॉमेट है। आपको बताना है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो यह K2 है। कौन सी चोटी है? K2 है जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है। यहाँ तक बात क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 आता है आपका, वह पठार जो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। वह पठार जो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, कौन सा पठार है वह ऑस्ट्रेलिया में स्थित है? तो कोलोराडो या किम्बरले या कंटगा या पेंटागोनिया। तो आपको बताना है ऑस्ट्रेलिया में कौन सा पठार स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2, किम्बरले। किम्बरले है वह ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। कहाँ पर है किम्बरले? यह ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 28 है, उत्तर प्रदेश का वह जिला जो बुंदेलखंड पठार का भाग नहीं है। उत्तर प्रदेश का वह जिला जो बुंदेलखंड पठार का भाग नहीं है। तो हमीरपुर जिला है या ललितपुर है या मिर्ज़ापुर है या झांसी है। कौन सा जिला है बुंदेलखंड पठार का भाग नहीं है? उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जो बुंदेलखंड पठार का भाग नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है मिर्ज़ापुर। मिर्ज़ापुर है बुंदेलखंड पठार का भाग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 29 है आपका, निम्नलिखित राज्य में
किस में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? ओडिशा में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में यह है या उत्तराखंड में? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है वह कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। जिले की बात करते हैं तो जिला कौन सा है? लखीमपुर खीरी है। लखीमपुर खीरी लखीमपुर खीरी जिला है वहाँ पर स्थित है। यहाँ तक बात क्लियर। लखीमपुर जिला है वहाँ पर स्थित है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 30 है आपका, मैटूर बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? मैटूर बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? गंगा पर, कावेरी पर, महानदी पर या सतलज नदी पर? तो यह कावेरी नदी पर हुआ है। कहाँ पर हुआ है? कावेरी नदी पर इस नदी का निर्माण हुआ है। कावेरी नदी है वह कहाँ पर है? तो यह तमिलनाडु में है। कहाँ पर है? यह तमिलनाडु में स्थित है कावेरी नदी। यहाँ तक बात क्लियर। चलिए यहाँ तक हमारे 30 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। ईवीएस के 30 क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरीके से हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने सभी क्लासेस को भी कराया है। अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करा रहे हैं। हमने सीडीपी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम ईवीएस को कंप्लीट करने जाएंगे और आप हमारे साथ जुड़ जाइए, अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। आपको अभी से अपनी तैयारी में लगना होगा, तभी आपका जो यूपी टेट है, आपका यूपी टेट है, यूपी टेट 2023 है आपका, बहुत अच्छे मार्क्स से क्लियर हो जाएगा। तो आपको अभी से अपनी तैयारी में लग जाना है अभी, क्योंकि आपको पता है यूपी में भर्ती आएगी। तो आपको क्या है कि सुपर टेट में आप तब बैठ पाएंगे जब आपका यूपी टेट क्लियर होगा। तो आपको सबसे पहले यूपी टेट क्लियर करना होगा और बहुत अच्छे मार्क्स से क्लियर करना होगा, क्योंकि क्या पता जो एकेडमिक में जो 40% लगता है, क्या पता कि यूपी टेट का 1/4 लगे। तो अभी से तैयारी करनी है और 120 प्लस का टारगेट लेकर चलना है। 120 प्लस का टारगेट लेकर चलना है। आपको क्या करना है, 40% आपका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं जो मैं करा रही हूँ इसको कर लीजिए। 40% यहाँ से क्वेश्चन आएंगे और आपको बाकी का 60% पढ़ना है। तो आपको 60% पढ़ना है और 40% इस प्रीवियस ईयर से आ जाएंगे, जो कि मैं आपको अभी सॉल्व करा रही हूँ। सीडीपी के कंप्लीट कर चुके हैं। ईवीएस में हमने जो पुनर्परीक्षा हुई थी और परीक्षा निरस्त हो गई थी, इन दो को हमने कंप्लीट कर लिया है। तो आप हमारे साथ जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। मिलते हैं आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं, हम उसका आपको रिप्लाई जरूर करेंगे। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना।